गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट साउंड वेव। साउंड वेव का आईटी में बहुत वेटेज है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साउंड वेव में आईआईटी में लगभग एडवांस और मेंस में इसका वेटेज 8% के अराउंड है। ठीक है, जो साउंड वेव, ठीक है, इसका आईआईटी में वेटेज जो है 8% के अराउंड है और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साउंड के बारे में हम जानते हैं, हम एक दूसरे से जो डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें हम साउंड का यूज़ करते हैं। हम जो बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों तक ये साउंड ट्रेवल करके जा रही है, इसी को साउंड वेव कहते हैं। अब साउंड वेव के बारे में, स्ट्रिंग वेव में हमने वेव कैसी होती है उसके बारे में डिस्कशन किया है। वेव का मतलब है इट इज़ अ एनर्जी which travel from one position to other position with the help of medium particles। तो साउंड वेव में क्या होता है कि मेरे बोलने से यहाँ जो हवा के पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं और इनके वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। इसको हम साउंड वेव कहते हैं। साउंड वेव के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला, इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Second, longitudinal waves and it is a mechanical waves। ठीक है, मतलब इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो ये मैकेनिकल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब है कि अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल भी सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। जब साउंड वेव ट्रेवल करती है किसी रीजन से तो उसमें प्रेशर और डेंसिटी में वेरिएशन होता है। वेरिएशन इन तो व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स इन द मीडियम देन इन लोकल रीजन प्रेशर एंड डेंसिटी वेरी। अगर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है एक सर्टेन रीजन का तो हम कहते हैं कि वहां पर कंप्रेशन फॉर्म होगा, और अगर प्रेशर मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है सराउंडिंग के प्रेशर से, तो उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। सो साउंड वेव ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। साउंड वेव ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो यह साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज ए 3 डायमेंशनल वेव। 3 डायमेंशन में जाती है। मैं बोल रहा हूं साउंड हर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, तो ये साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। साउंड वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रेशर वेरिएशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं साउंड वेव को। ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हमने साउंड वेव को रिप्रेजेंट किया। कौन से डायरेक्शन में जाने वाली वेव की इक्वेशन है? यस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यहां पर एक्स आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स में, अगर यहां वाई आएगा तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, या जेड आता है तो पॉजिटिव जेड में, इनके बीच में साइन माइनस का है तो पॉजिटिव एक्स में। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन है प्रेशर की फॉर्म में। तो इन जनरल साउंड वेव को हम प्रेशर की टर्म में, प्रेशर वेरिएशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो मीडियम के पार्टिकल है, हवा के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आई से दिखाई नहीं देते, तो हम उनका डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट प्रेशर वेरिएशन को आसानी से मेजर किया जा सकता है। इसलिए इन जनरल साउंड वेव इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन, ये प्रेशर वेव की इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन में दिस P का मतलब होता है वेरिएशन इन चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर। P नॉट का मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड।
प्रेशर एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, मतलब जो P है इसकी मैक्सिमम वैल्यू को P नॉट कहते हैं, प्रेशर में एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड. नाउ व्हाट विल द मीनिंग बाय A? इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव की इक्वेशन है. इन दोनों में अब रिलेशन क्या होगा उसको हम डिस्कस करते हैं. तो रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक. इसके पहले जैसे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमें दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर एम्पलीट्यूड जैसे सपोज करते हैं 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. प्रेशर एम्पलीट्यूड इसके बराबर है. तो अब अगर जैसे एटमॉस्फेयर का, इस रूम की हवा का हर जगह प्रेशर 10⁵ है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से साउंड वेव जनरेट होगी, तो जिस जगह कंप्रेशन फॉर्म होगा वहां का प्रेशर P नॉट से ज्यादा हो जाएगा और इतना ज्यादा होगा. जहां रेयरफेक्शन होगा वहां P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना कम प्रेशर हो जाएगा. तो इसमें अगर मैक्सिमम प्रेशर निकालना हो तो वो होगा 10⁵ प्लस 0.1. मिनिमम प्रेशर कैलकुलेट करना हो 10⁵ माइनस 1 के बराबर. तो इतना प्रेशर वेरिएशन होता है, और ये प्रेशर वेरिएशन ऑलमोस्ट 0 है, तो हमें जनरली ऑब्जर्व नहीं होता है. जस्ट पहले नोट डाउन कर लें, हम एक डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं. देखो अब ये हमें क्वेश्चन में जैसे डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन दे रखी है, इससे हमें प्रेशर वेव की इक्वेशन का डेरिवेशन करना है. तो वो डेरिवेशन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया. अब साउंड वेव इधर की तरफ प्रोपिगेट हो रही है, इस रीजन में साउंड वेव ट्रेवल कर रही है. यहाँ पर जैसे साउंड मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से साउंड ट्रेवल कर रही है. तो मैंने एक इमेजनरी हवा का बना हुआ एक सिलेंडर इमेजिन किया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया S के बराबर है,
और इस हवा के सिलेंडर में मैंने यहाँ रेफरेंस पॉइंट से एस डिस्टेंस पर कुछ पार्टिकल कंसीडर किए। ये इन पार्टिकल की मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पर है। अब इन पार्टिकल का जो इस इक्वेशन में y है उसका मतलब क्या है वो समझा रहा हूं। ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, और y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये वाले पार्टिकल अभी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है यहाँ इस मीन पोजीशन से y डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस हो रहा है, जो x पोजीशन पर पार्टिकल है। अब जो यहाँ x प्लस डेल्टा x पोजीशन पर पार्टिकल है, हमने उसका डिस्प्लेसमेंट उनकी मीन पोजीशन से कंसीडर किया y प्लस डेल्टा y डिस्टेंस। तो हम जो रीजन कंसीडर कर रहे हैं, हमने एक स्मॉल रीजन कंसीडर किया है। इस स्मॉल रीजन का वॉल्यूम क्या होगा, इस स्मॉल रीजन की विड्थ कितनी है, डेल्टा x, और इसका एरिया है s, तो इसका वॉल्यूम हो गया s इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। अब क्वेश्चन में हमें ये, जैसे हमें ये नॉन है कि ये वाले पार्टिकल अपनी y डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस हो गए और इन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y प्लस डेल्टा y हो गया। तो इस रीजन का वॉल्यूम जो डेल्टा x था, लेंथ, वो लेंथ बढ़ी ना, और वो लेंथ बढ़कर कितनी लेंथ बढ़ी, उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ s इंटू डी वाई के बराबर। तो ये वॉल्यूम में एक्सपांशन हो रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इससे हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाली dy बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इस इक्वेशन को हमने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया, उससे हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया। नाउ एक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी में, हम इसको पढ़ते हैं, बीटा का मतलब इस फॉर्मूला में लिखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बीटा का मतलब है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पी का मतलब है स्ट्रेस, और इसका दूसरा नाम है वेरिएशन इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। बीटा का मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ इससे हमने पी की वैल्यू ये लिख दी, इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की, उससे रिजल्ट ये आ गया। अब ये क्या है, ये प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है, और इसको हम कह सकते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो पी नॉट का मतलब है प्रेशर एम्पलीट्यूड, ए का मतलब है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। दूसरा चीज, डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन साइन में थी, प्रेशर वेव की इक्वेशन कॉस में, तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव, तो फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू। फेज डिफरेंस पाई बाई टू होने का मतलब है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो प्रेशर एम्पलीट्यूड या प्रेशर उस पर मैक्सिमम है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू होता है। इससे हम ये भी कह सकते हैं, जब हम आगे स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे, जैसा हमने स्ट्रिंग वेव में पढ़ा है, जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है उसी पॉइंट पर प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्रेशर नोड इज इक्वल टू और एक और रिजल्ट लिखे हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव इज इक्वल टू पाई बाई टू। प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में फेज डिफरेंस पाई बाई टू का होता है, और उसी से हमने रिजल्ट बनाया है कि प्रेशर नोड जहां बन रहा है उसी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड फॉर्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, देखिए
सॉलिड मीडियम के अंदर जो साउंड वेव ट्रेवल करेगी उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला यह है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम। रो का मतलब डेंसिटी बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई का मतलब, और डी डेंसिटी है रो, जो भी हम सॉलिड मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट करता है और इससे साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट होती है इन केस ऑफ सॉलिड। लिक्विड और गैस के अंदर साउंड की वेलोसिटी को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट बीटा बाई रो। बीटा का मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बीटा का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इसका फॉर्मूला होता है गामा इंटू पी, जहां पर पी प्रेशर है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज इक्वल टू ओनली प्रेशर। नाउ व्हाट विल बी द गामा? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, गामा का मतलब यह है, एंड इट इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, दैट इज 1 + 2 बाई एफ। एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी वी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में अभी डिस्कशन बस नाम के, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सी वी इज इक्वल टू एफ बाई 2 आर, और आर अपॉन -1 सी पी इज इक्वल टू आर का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेस कांस्टेंट, और ये कुछ फॉर्मूला और होते हैं सीवी और सीपी से रिलेटेड। ठीक है। सो स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन गैसियस और लिक्विड मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक,
न्यूटन्स लॉ फॉर साउंड वेव। न्यूटन्स लॉ फॉर साउंड वेव, न्यूटन ने एज्यूम किया था कि जब साउंड वेव किसी गैसियस मीडियम में से ट्रेवल करती है तो उस मीडियम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। इट मीन्स यह प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब साउंड की वेलोसिटी अब देखो न्यूटन ने एज्यूम किया था कि जब साउंड किसी मीडियम में से ट्रेवल करती है तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बीटा पी के बराबर होता है, गैस प्रेशर के बराबर होता है। तो इससे साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा √p/ρ। अब इस रूम में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑलमोस्ट इसके बराबर है और डेंसिटी जो है हवा की 1.2 के इक्वल है। ये सब एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट। और इनको रखकर जब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये 280 मीटर पर सेकंड के अराउंड आता है। जबकि एक्सपेरिमेंट से इस हवा के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर रखी है वो अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड के इक्वल आती है। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड, तो इससे ज़्यादा है। तो हम ये प्रोसेस जो है यह जो इसने न्यूटन ने एज्यूम किया था कि इट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें कहीं मिस्टेक है और इस मिस्टेक को करेक्ट किया गया था लाप्लास के द्वारा और इसलिए इसको कहते हैं लाप्लास लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक लाप्लास करेक्शन। तो लाप्लास ने ये एज्यूम किया था कि जब साउंड वेव किसी मीडियम में से ट्रेवल करती है तो ये प्रोसेस जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। लाप्लास ने इसको एडियाबेटिक प्रोसेस मानने के पीछे दो रीजन दिए थे कि साउंड वेव का जो ट्रेवल है मीडियम के थ्रू, तो इसमें जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं ये बहुत फास्ट वेरिएशन है और इतना फास्ट वेरिएशन होता है कि सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता उस सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का। प्लस जो एयर है वो अच्छा थर्मल कंडक्टर नहीं है, तो इसलिए हीट भी बहुत तेजी से ट्रांसमिट नहीं हो पाती और हम ये कहते हैं कि हीट का जो प्रोसेस है ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज वो जीरो के बराबर है और ये प्रोसेस उसने एडियाबेटिक प्रोसेस कंसीडर किया था। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बीटा होता है गामा इंटू पी और इससे साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया गामा p/ρ। और इससे जब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की तो वो 330 मीटर पर सेकंड के अराउंड आती है और इसी बेसिस पर और लाप्लास ने ये भी बताया था कि इस तरह का जो प्रोसेस है यह एडियाबेटिक प्रोसेस है और उसको मानने पर साउंड की वेलोसिटी वही आती है जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है। उस बेसिस पर हमने कहा कि ये प्रोसेस जो है एडियाबेटिक प्रोसेस है और साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला यह है। गामा एयर के लिए जो होता है वो 7/5 के बराबर होता है क्योंकि एयर को हम डायटोमिक गैस कंसीडर करते हैं और डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 7/5 के इक्वल होती है। गामा की वैल्यू
साउंड के लिए, जो एयर के लिए है वो 7/5 के इक्वल है। और एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, देखो एयर में मैक्सिमम कंसेंट्रेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 ग्राम। तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 29 ग्राम के इक्वल। देखिए हम सबसे पहले जैसे कंसीडर करते हैं मोनो एटॉमिक गैस, इन सब के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम CV, CP, गामा कैलकुलेट करेंगे। मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल है ऑल इनर्ट गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब गैसेज जो होती है मोनो एटॉमिक। डायटोमिक गैस के एग्जांपल हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। पॉलीएटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर का एग्जांपल है CO2। CO2 में 2 से ज़्यादा एटम होते हैं बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के एग्जांपल में ले सकते हो अमोनिया NH3 को, ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के मटेरियल है। अब इसमें मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रीजन से होती है, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हर चीज में ट्रांसलेशन मोशन के कारण 3 होती है, रोटेशनल की मोशन की इस मोनोएटॉमिक गैस में प्रेजेंट नहीं होती, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के कारण 2, इस तरह से आती है। यहां पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है तो 5 ही होगी और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। अब इसके बाद अगर इसका CV देखेंगे तो F/2 वाले फॉर्मूले से 3/2R हो जाएगा, इसका 5/2R, इसका भी 5/2R, इसका 6/2R के इक्वल। इसमें निकालेंगे तो 5/2R, 7/2R, 7/2R और इसका 4R। इसका गामा 5/3 दैट इज इक्वल टू 1.67, 7/5 दैट इज इक्वल टू 1.4, 7/5 एंड 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33। तो ये इनका CV CP मिक्सचर से रिलेटेड थ्योरी कर लें, इसको नोट ब्रेक देते नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, साउंड की वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P/रूट। साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी गैसियस मीडियम में हम साउंड की वेलोसिटी को इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा का मतलब हम डिस्कस कर ही चुके। अब इसको स्टार्ट करने के पहले हम थर्मोडायनेमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो यहाँ पर काम आएगा। लिखें आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन में P का मतलब है गैस प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस
and R universal gas constant and T is the temperature in Kelvin. T is the temperature in Kelvin. Now small n means होता है number of moles and it is equal to mass divided by molecular weight. स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मोल, mw का मतलब है मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट, m का मतलब है टोटल मास, स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल। जिस भी फॉर्म में गैस है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में या एटम की फॉर्म में, तो उस एक सिंगल एटम का मास होगा। एंड n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ Na, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर एंड Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 6 इंटू 10 की पावर 23 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया नंबर ऑफ मोल का। अब आइडियल गैस इक्वेशन का दूसरा फॉर्मेट हम इस तरह से ला सकते हैं, P इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है m अपॉन mw RT डिवाइडेड बाई V। ठीक है, नंबर ऑफ मोल को हमने m अपॉन mw लिख दिया। नाउ दिस क्वांटिटी is equal to density. Mass divided by volume is called density. Density is equal to mass divided by volume. So pressure will be equal to rho RT divided by mw. प्रेशर का रिलेशन ये हो गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है प्रेशर में। एक और हमारे पास रिलेशन होता है R इज इक्वल टू के इंटू एन ए। के का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 25/3 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। के की वैल्यू इससे आती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 पर केल्विन के इक्वल। अब आइडियल गैस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्मेट में लिखें, जिससे हमने लिखा था इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए आर टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब R अपॉन एन ए को हम लिख सकते हैं के, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है पी वी इज इक्वल टू एन के टी। तो ये गैस इक्वेशन का फॉर्मेट ये भी हो गया। इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में इस गैस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। Now velocity of sound is equal to under root p by rho। ये हमने फॉर्मूला लिखा था। अब यहाँ से p by rho की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। ये साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, गामा आर टी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट।
अब देखिए इसमें साउंड की वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला, गामा की वैल्यू 1 और 2 के बीच होती है, जबकि आरएमएस वेलोसिटी जो हम गैस में डिस्कस करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला यह है, एमपी का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको कहते हैं एमपी को मोस्ट प्रोबेबल, और दिस वन इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द गैसियस। तो इन चारों स्पीड पे अगर हम रिलेशन निकालें तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, साउंड की वेलोसिटी मिनिमम होती है, आरएमएस स्पीड मैक्सिमम होती है। नाउ इसमें अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब, देखो जैसे किसी कंटेनर में हमने कोई गैस भर रखी है, गैस का मतलब होता है इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और इस गैस का एक सर्टेन टेम्परेचर है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं इस कंटेनर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं डिफरेंट स्पीड से। मैक्सवेल ने बताया था कि इनकी स्पीड 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी पॉसिबल स्पीड से ये मूव करते हैं, तो हर एक की स्पीड अलग अलग होती है। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया नंबर ऑफ एटम्स और स्पीड के बीच, तो नंबर ऑफ एटम्स और स्पीड के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो वो ग्राफ हमारा अप्रोक्सीमेटली ये आया। अब इस ग्राफ में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल इस पर्टिकुलर स्पीड पर प्रेजेंट है, यहाँ मैक्सिमा है इसका, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इस रिलेशन से अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से कम स्पीड साउंड की स्पीड है, तो साउंड की स्पीड यहां होगी इस ग्राफ में, और एवरेज स्पीड यहां कहीं, एंड वीआरएमएस स्पीड इस लोकेशन पर होगी। तो ये इसका मीनिंग है। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड वेव इन हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला है अंडर रूट गामा RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, रूम टेम्परेचर का मतलब होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 के बीच होता है, तो हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और इसको केल्विन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम होता है, इसको 2 × 10⁻³ kg इस यूनिट में रखेंगे, ठीक है। गामा हाइड्रोजन गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस है तो 7/5 के इक्वल होती है। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रखकर हम साउंड की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साउंड की वेलोसिटी जो है इस फॉर्मूले से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब एक टर्म आती है, अगर हम साउंड का जो मीडियम है उसका प्रेशर इंक्रीज करें, इफ प्रेशर increases then what will be the effect on velocity of sound wave। तो अगर इस फॉर्मूले से देखते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि velocity of sound wave is independent from pressure, बट अगर हम इस फॉर्मूले से देखते हैं गामा P/ρ, तो इससे हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी। तो व्हाट विल बी आवर कंक्लूजन? तो कंक्लूजन इज डिपेंड्स कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो साउंड की वेलोसिटी कांस्टेंट भी रह सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि प्रेशर हमने किस मैनर में इंक्रीज किया है। इफ प्रेशर अगर इंक्रीज करते समय अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड वेव रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी चेंज द प्रेशर ऑफ द गैसियस मीडियम इन दैट मैनर सो दैट temperature remains constant, then velocity of sound is independent from pressure variation। क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। अब किसकी क्वांटिटी ज्यादा रेशियो में चेंज होती है
वो हमें पता होना चाहिए। तो पी बाई रेशियो रो के रेशियो पे डिपेंड करता है, केवल पी चेंज करने से हम नहीं बता सकते कि वेलोसिटी ऑफ साउंड में किस तरह से वेरिएशन होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे एक कंटेनर है, इसमें हमने हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर फिल कर रखा है। तो वी वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ये हम ये कंसीडर करते हैं कि दो कंटेनर है, एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में हीलियम गैस है, ठीक है, दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं। इसमें जो साउंड की स्पीड है वो v1, इसमें साउंड की स्पीड v2। तो व्हाट विल बी द रेशियो इन देयर स्पीड? वी वांट टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ साउंड वेव। नो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे साउंड की वेलोसिटी का रेशियो हमें निकालना है, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 सफिक्स हमने हाइड्रोजन गैस के लिए लिया है। तो हाइड्रोजन गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम से 5 होती है, तो इससे इसका गामा हो जाएगा 7/5 और हीलियम का हो जाएगा 5/3। और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2 है और हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर वेट 4 है। तो ये अपना आंसर हो गया। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का जब मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो 4 ग्राम लिखेंगे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे तो गामा अगर लिखेंगे तो 7/5। हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 4 ग्राम और इसका गामा है 5/3 के इक्वल। तो ये वैल्यूज हमने सारी यहाँ सब्स्टिट्यूट की, इससे हमारे पास रेशियो आ जाएगा, वो अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन साउंड वेव। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन साउंड वेव। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कंटेंट्स ऑफ वाटर इन एयर पार्टिकल्स, concentration of water particles in air, is air molecules is called humidity. If we increase the concentration, then we say that humidity will increase. तो रेनी टाइम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, या जैसे ऐसे रीजन जो सी के पास होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस रीजन में, और जो डेजर्ट के पास होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है। तो वाटर के पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है, और मॉलिक्यूलर वेट कम होने से साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो ये वेरिएशन होता है ह्यूमिडिटी का स्पीड ऑफ साउंड पर। और मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज होने का मतलब यह है, वाटर का जो एटॉमिक वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का ही मॉलिक्यूलर वेट, इसका 28, इसका 32। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने का मतलब है वाटर के, जैसे एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को हम वहां से रिप्लेस करके पानी का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो पानी का एक मॉलिक्यूल ऐड करने से मॉलिक्यूलर वेट स्लाइटली रिड्यूस होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इस तरह से रिड्यूस होता है। सो दैट इज द, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज देन मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीजेस एंड स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट टॉपिक, पावर एंड इंटेंसिटी ट्रांसफर इन साउंड वेव, कि साउंड वेव में पावर और इंटेंसिटी किस तरह से ट्रांसमिट होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए
सो दिस विल बी द पावर, ठीक है। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और यहाँ वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की लेंगे। पार्टिकल जो है एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिस रेट से ट्रांसमिट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पावर। और फोर्स को लिखा जा सकता है प्रेशर इनटू एरिया। एरिया को हमने एस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, और पार्टिकल की वेलोसिटी dy बाई dt, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन मानी, तो प्रेशर वेव की इक्वेशन ये होगी। दोनों के बीच मैंने बताया था फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का होता है, तो देयर इज अ फेज डिफरेंस। ये साइन में है तो ये कॉस में इक्वेशन होगी। अब यहां से इन दोनों की वैल्यूज इसमें रख दी तो ये एक्सप्रेशन ही आ गया। नाउ पावर की अगर हम यहां से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसमें एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो ये टर्म तो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म की एवरेज वैल्यू खुद ही होती है, तो इसकी एवरेज वैल्यू ये खुद होगी किसके इक्वल, पी नॉट एस ए इंटू ओमेगा। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, तो पावर की एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया, पावर की एवरेज वैल्यू आ गई। नाउ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है एवरेज पावर पर यूनिट नॉर्मल एरिया, एवरेज पावर पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो इससे हमारे पास ये इंटेंसिटी आ जाएगी पी नॉट देखिए ये हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया। इसका डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, प्रेशर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू बी ए के, ये फॉर्मूला था। यहां से हमने जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहां से इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला ये था, इससे बीटा लिखा, इन सबको हमने बीटा की वैल्यू वहां पर सब्सटीट्यूट कर दी, के की जगह के का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा बाई बी, वो रखकर हमने ये इंटेंसिटी का रिलेशन निकाल लिया। और यहां से हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी इस प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, एक प्रेशर एम्पलीट्यूड पर, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और रो और वी, रो डेंसिटी है जिस मीडियम के अंदर साउंड, जैसे हवा में अगर साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो उस हवा की डेंसिटी है, और वी साउंड की वेलोसिटी है हवा में। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम। अगर हम मीडियम चेंज नहीं करें, जैसे एक तो मैं बोल रहा हूँ, एक इस तरह से आवाज जनरेट हो रही है, दोनों साउंड अगर इस मीडियम में चलेगी तो इनकी इंटेंसिटी में रो और वी दोनों के लिए सेम होगा, केवल प्रेशर एम्पलीट्यूड। अगर मैं ऐसे क्लैपिंग कर रहा हूं धीरे या जोर से, तो रो और वी में कोई चेंज नहीं हो रहा। धीरे और जोर से क्लैपिंग करने में हम प्रेशर एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं बस, तो उसमें वेरिएशन हो रहा है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू दिस वन। अब यहां पर हमारे पास साउंड को एमिट करने वाला एक पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर हमें P के बराबर गिवन है, और इससे r डिस्टेंस पर हमें इस पॉइंट पर साउंड की इंटेंसिटी मेजर करनी है, क्या होगी।
तो इंटेंसिटी को निकालने के लिए इसको सेंटर मानकर एक आर रेडियस का अगर मैं इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करूं तो मैं ही कह सकता हूं इस इमेजिनरी स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पर इस सोर्स से निकलने वाली जो साउंड है वो एक साथ पहुंचेगी और इसके हर पॉइंट पर साउंड की इंटेंसिटी सेम होगी और वो इंटेंसिटी क्या होगी, पावर पर यूनिट नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया क्या है, इस स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी और पावर में एक रिलेशन ये भी है, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट सोर्स, सोर्स शुड बी पॉइंट सोर्स, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इंटेंसिटी और आर में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, डिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ साथ इंटेंसिटी में रिड्यूस होती जाएगी। और जब भी देखो ग्राफ हमें प्लॉट करना हो, आर स्क्वायर हो, आर की पावर 3 हो, कुछ भी हो, आर डिनोमिनेटर में है तो ग्राफ जो होगा अप्रोक्सीमेटली दिखने में हाइपरबोलिक शेप का होगा। इस तरह से इंटेंसिटी का आर के साथ वेरिएशन होगा। देखिए जैसे इंटेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट तो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ यूनिट, इंटेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हम जो नॉर्मल बोलचाल में हम इंटेंसिटी की यूनिट मेजर करते हैं, जैसे यहाँ से मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करूँ, ठीक है, टेलीविजन में हम रिमोट से वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं तो हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम उससे निकलने वाली साउंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन उसमें ऐसे यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर में नहीं होती है, उसमें एक स्केल नंबर होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो उसी स्केल को जब हम 0 नंबर पे आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि साउंड म्यूट हो गई या उसकी इंटेंसिटी हमें, एक्चुअली वो 0 लेवल का मतलब होता है। तो वही चीज हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं कि जो कॉमर्शियल यूज में साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने की एक डिफरेंट यूनिट है, एक डिफरेंट स्केल है, उसको हम साउंड लेवल बोलते हैं, साउंड स्केल। तो ये जो है इस SL का मतलब है साउंड लेवल, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें I0 का मतलब अब I0 जो है मिनिमम ऑडिएबल इंटेंसिटी है जो एक पर्सन को सुनाई देगी। अगर किसी साउंड की इंटेंसिटी किसी पर्सन के कानों तक पहुंचने के पहले अगर इस वैल्यू से कम है तो उसको वो साउंड सुनाई नहीं देगी, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इससे ज़्यादा ही साउंड की इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो I0 का मतलब है मिनिमम ऑडिएबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। I जिस इंटेंसिटी का मुझे साउंड लेवल कैलकुलेट करना है वो I है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें साउंड की इंटेंसिटी 10 की पावर -10 दे रखी है और 10 की पावर -10 I0 से कम है या ज्यादा है, I0 से ज्यादा है। तो अब हमें इसका साउंड लेवल कैलकुलेट करना है, क्या होगा इस फॉर्मूले से। अच्छा, इसमें साउंड लेवल की यूनिट होती है डेसिमल। डेसिबल को हम एब्रीवेट करते हैं, D स्मॉल लेते हैं, B कैपिटल में लेते हैं, इस तरह से हम इसको एब्रीवेट करते हैं। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का साउंड लेवल इज इक्वल टू 10। अच्छा, लॉगरिथम में LOG लॉग इस पे लिखने का मतलब यहां बेस क्या है, 10 बेस है। अगर हम स्पेलिंग में ln लिखते हैं तो बेस E होता है।
अब इसमें बेस 10 है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 टू द बेस 10, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, 1 आ गई। इसमें बेस 10 है तो यह 20 dB आंसर हो गया। यह आंसर 20 dB के इक्वल। Change in sound level. If intensity increases to 8 times, then what will be the change in sound level? ये अपना क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन, चेंज इन साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log 8, और इसको लिखा जा सकता है 10 log, and what will be the value of log 2? देखिए log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, बट अगर ln2 लिखा होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0.693, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.7। जब स्पेलिंग एलओजी लॉग लिखते हैं तो इसमें बेस होता है 10, जब ln लिखते हैं तो बेस होता है e के इक्वल, और उसके अकॉर्डिंग अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, change in sound level is equal to 30 into 0.3010, that is approximately equal to 0.9 or 9 dB। तो साउंड लेवल में चेंज होगा 9 dB के इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, हमने इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन करा है स्ट्रिंग वेव में, वही इंटरफेरेंस है। मैक्सिमम साउंड की इंटेंसिटी का मैक्सिमम होने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इस मैक्सिमम होने के लिए पार्ट डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है n लैम्डा, मीन्स 0 लैम्डा 2 लैम्डा लाइक दैट। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, मीन्स ये पार्ट डिफरेंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए। तो इंटरफेरेंस में साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस ये होती है। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।
ये दोनों सोर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों से जो साउंड एमिट होती है उसकी पावर यह है, वेलोसिटी यह है, फ्रीक्वेंसी यह है। अब इसके कारण ये दो सोर्स यहाँ पर है, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये एंगल 90 है। इस ए पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें साउंड की फाइंड आउट करनी है। तो लिखें क्वेश्चन, कैलकुलेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, कैलकुलेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। इसको कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। I1 का मतलब है इस सोर्स से निकलने वाली साउंड की इंटेंसिटी इस ए पॉइंट पर। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट नॉर्मल एरिया। जब I1 कैलकुलेट करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 4 पाई R की वैल्यू होगी 2.4 का होल स्क्वायर। अब इस सेकंड वाले सोर्स से इस ए पॉइंट के बीच का सेपरेशन, ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, और डिस्टेंस क्या आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2.6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 2.6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो I1 I2 आ गया। अब अगर क्वेश्चन में फाई आ जाए तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूले में फाई को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला यह है। अब पाथ डिफरेंस कितना है, इस S1 से चलने वाली साउंड को यहां तक पहुंचने में 2.4 चलना पड़ रहा है, इसको 2.6 चलना पड़ रहा है, तो पाथ डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस में डिफरेंस। तो S2 से आने वाली साउंड को X2 माइनस X1, X2 से आने वाली डिस्टेंस 2.6 है, S1 से आने वाली 2.4 है, तो पाथ डिफरेंस इज विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर। पाथ डिफरेंस इसके बराबर आ गया। लैम्डा वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो लैम्डा आ जाएगा v बराबर एफ लैम्डा वाले फॉर्मूले से, लैम्डा 1 मीटर के इक्वल आ गया। अब इन सब वैल्यू को यहां रखकर फेज डिफरेंस आ जाएगा, इन सबको यहां रखेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर लाइन है, ठीक है, ये दो हमारे पास साउंड को एमिट करने वाले पॉइंट सोर्स हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन d, और इस ज्योमेट्रिकल लाइन से इस S1 की और S2 की डिस्टेंस बराबर है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो S1 से आने वाली साउंड इस पॉइंट तक पहुंचने में और S2 से आने वाली साउंड बराबर डिस्टेंस चल रही है, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर 0 होगा। और पार्ट डिफरेंस 0 होने का मतलब इंटेंसिटी साउंड की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अब अगर हम इस ज्योमेट्रिकल सेंटर से ऊपर की तरफ यहाँ एक कोई पॉइंट कंसीडर करें P, एक पॉइंट कंसीडर किया, इस P पॉइंट की ज्योमेट्रिकल सेंटर से डिस्टेंस y के इक्वल है, और इस पॉइंट पर हमें पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो बताओ यहां तक पहुंचने में S1 से जाने वाली साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो ये की, और S2 से जाने वाली साउंड ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, तो दोनों में से किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की, S2 से आने वाली। तो पाथ डिफरेंस अगर हम यहाँ निकालेंगे, इस P पॉइंट पर अगर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं
तो H2P माइनस S1P होगा। अब इस पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, इसको कैलकुलेट करें, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लें। H2P डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस तो d/2 है, तो अब H2P डिस्टेंस आ गई अंडर रूट तो इस तरह से हम पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं इस P पॉइंट पर। इस P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल होगा। अब हमें ये P पॉइंट सर्च करना है कि कहाँ हो, कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा हो, तो यहाँ पर इंटेंसिटी साउंड की मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमा के लिए इस पार्ट डिफरेंस को किसके इक्वल लिख देंगे, एन लैम्डा के इक्वल। और अगर हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ साउंड की इंटेंसिटी मिनिमा हो, तो इस पार्ट डिफरेंस को हम लिख देंगे 2n-1 इंटू λ/2 के इक्वल। ये इस तरह से पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहां पर हम ये कंसीडर कर लें, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब इसका एक स्पेशल केस हम लेते हैं। स्पेशल केस ये हमने कंसीडर किया कि इफ स्मॉल d इज वेरी वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल D, तो उस कंडीशन में हम यहां पर जो इन दोनों पॉइंट के बीच का पार्ट डिफरेंस है, इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू d sin थीटा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस होगा वो d sin थीटा के बराबर होगा। अब इस पार्ट डिफरेंस को हमने कैसे कैलकुलेट किया, उसका एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि हम यहां से इस लाइन पर एक, इसको दूसरे डायग्राम में समझते हैं। ये स्क्रीन, मुझे यहाँ इस P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस निकालना था। ये डिस्टेंस y है, ये एंगल हमने थीटा कंसीडर किया। तो अब पार्ट डिफरेंस को निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये M पॉइंट मान लो। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहां के बाद S1 से निकलने वाली साउंड P तक जाने में और M से लेकर P तक जाने में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। जब ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है तो पार्ट डिफरेंस जो होगा H2M डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगा। अब ये डिस्टेंस पार्ट डिफरेंस के इक्वल है, डेल्टा एक्स के इक्वल है। ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा आ गया। ये डिस्टेंस D अब इस वाले ट्राइंगल में तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आ गया d sin थीटा के इक्वल। इस तरह से हमने पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल में हमने sin थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, इससे पार्ट डिफरेंस d sin थीटा के इक्वल आ गया। बट इस फॉर्मूले की कंडीशन है इट इज एप्लीकेबल व्हेन स्मॉल d इज वेरी वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल D। अब जैसे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो पार्ट डिफरेंस जीरो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो। अगर इस P पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो थीटा है वो इंक्रीज होगा, और थीटा इंक्रीज होने से इस फॉर्मूले से पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होते होते अगर हम इसमें मैक्सिमम हाइट पर चले जाएं, अप टू इन्फिनिटी चले जाएं, तो इस इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, या ये जो पार्ट डिफरेंस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स मैक्सिमम होगा D के इक्वल। और ये तब होगा व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90, और थीटा 90 कहाँ होगा, जहां y इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम इस स्क्रीन पर ऊपर इन्फिनिटी पर चले जाएं तो वहां इस y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ठीक है। अब जैसे मान लो इफ d इज इक्वल टू हमें 3 लैम्डा दे रखा है,
d इज इक्वल टू 3 लैम्डा के इक्वल गिवन है, तो हमें ये बताना है स्क्रीन पर टोटल कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे। तो लिखें क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज इक्वल टू 3 लैम्डा देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन y एक्सिस, देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन y एक्सिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस होता है d के इक्वल, तो d इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब मैक्सिमा कहां बनेगा, एक मैक्सिमा यहां बनेगा जहां पार्ट डिफरेंस 0 है, एक यहां बनेगा जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, 2 लैम्डा है। अब 3 लैम्डा जो पार्ट डिफरेंस होगा मैक्सिमा, वो तो इन्फिनिटी पर होगा, तो यहां पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा के बराबर है। इसी तरह से अगर स्क्रीन पे नीचे जाऊंगा तो पार्ट डिफरेंस नीचे की तरफ इंक्रीज होगा, तो यहां एक जगह पार्ट डिफरेंस लैम्डा, फिर 2 लैम्डा और फिर यहां कहीं इन्फिनिटी पर 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस होगा। अब अगर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा काउंट करें तो इस ओरिजिन के, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर 3 मैक्सिमा, 3 नीचे और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा यहां बन रहे हैं 7। तो अपना आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 7 इंक्लूडिंग इन्फिनिटी। अगर हम इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करें, रीजन क्या होता है, इन्फिनिटी कभी आता नहीं है, तो अगर हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी के पहले ही पहुंचेंगे, इन्फिनिटी पर नहीं पहुंचेंगे, तो ये थर्ड नंबर का मैक्सिमा हमें नहीं मिलेगा। तो हमें इस ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर 2 और ज्योमेट्रिकल सेंटर के नीचे 2, 4 और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, तो इन्फिनिटी को इंक्लूड, तो रिजल्ट ये लिखें इसका आंसर, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इंक्लूडिंग इन्फिनिटी is 7 and excluding infinity total number of maxima is 5. Now number of minima, calculate total number of minima on y axis। तो सेकेंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ मिनिमा कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता है 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, इस तरह से होता है मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस। अब यहां से हम ऊपर जा रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो एक यहां आएगा 0.5 लैम्डा, यहां आएगा 1.5 लैम्डा, यहां आएगा 2.5 लैम्डा, तो यहां सब जगह मिनिमा बने, तो 3 मिनिमा ऊपर बने, 3 मिनिमा नीचे, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा इज 6। और जो आखिरी का मिनिमा बना है ये इन्फिनिटी पर नहीं बना, क्योंकि इन्फिनिटी तो 3 लैम्डा है और 3 लैम्डा से कम जो भी है वो इन्फिनिटी पर नहीं है, इन्फिनिटी के पहले है, तो हम इन्फिनिटी को इंक्लूड करें और एक्सक्लूड करें, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा आर 6, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा आर 6 इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे हमारे पास एक सोर्स ये है S1, दूसरा सोर्स ये है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है, ऐसे रखे हुए हैं, एक सोर्स ओरिजिन पर है, सेकंड वाला फर्स्ट सोर्स यहाँ पर है। अब अगर मुझे इनमें पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है ओरिजिन पर, तो इस ओरिजिन पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, देखो S1 से निकलने वाली साउंड को ओरिजिन तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस चलनी होगी D, S2 से निकलने वाली को तो यहाँ पहुंचने में डिस्टेंस ही नहीं चलनी पड़ेगी, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, D के बराबर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस D हो गया, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में हमें दे रखा है D 3 लैम्डा के बराबर है। अब अगर इस ओरिजिन से मैं इधर राइट हैंड साइड में बढ़ूंगा तो पार्ट डिफरेंस घटेगा या बढ़ेगा, जैसे मान लो हम इन्फिनिटी पर चले जाएं, ये इन्फिनिटी है, अब यहां पर अगर चले जाएंगे तो इन्फिनिटी पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, इन्फिनिटी पर पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 0 के बराबर, इन्फिनिटी पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 0 के बराबर। अगर इन दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन D है तो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस D से ज्यादा नहीं हो सकता, और D पार्ट डिफरेंस यहाँ है तो इससे इधर जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस घटेगा ही सही। अब अगर ये डिस्टेंस 3 लैम्डा है तो इधर जाने पे कितने मैक्सिमा हमें मिलेंगे,
नंबर ऑफ मैक्सिमा हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस, यहाँ कहीं 2 लैम्डा, यहाँ लैम्डा और यहाँ 0। तो हमें इधर जाने पर 1 और 2 और 1 3 मैक्सिमा मिलेंगे, केवल 3। और इसी तरह से अगर इधर जाएंगे तो इधर भी 3, लेकिन एक यहाँ पर मैक्सिमा मिल रहा है। तो टोटल 7 नंबर ऑफ मैक्सिमा इंक्लूडिंग इन्फिनिटी, और एक्सक्लूडिंग अगर अगेन 5 मैक्सिमा बनेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप, जैसे सर्कल S1 और S2 ये दो सोर्सेज हैं, इनके बीच का सेपरेशन D है और D मान लेते हैं 4 लैम्डा के इक्वल है। D 4 लैम्डा के इक्वल है और ये दोनों सोर्स इस ओरिजिन से सिमेट्रिकल पोजीशन पर रखे हुए, इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए। अब अगर हम यहाँ इस सर्कल में कुछ पॉइंट कंसीडर करें, एक पॉइंट यहाँ मैंने कंसीडर किया, दूसरा यहाँ, थर्ड पॉइंट D पॉइंट यहाँ, तो बताओ A पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 0। A पॉइंट तक साउंड जाने में पार्ट डिफरेंस 0 के बराबर होगा। S1 से निकलने वाली साउंड A तक ऐसे जाएगी, S2 से आने वाली साउंड ऐसे जाएगी, दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करिए तो A पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस 0। सिमिलरली C पॉइंट पर भी पार्ट डिफरेंस 0 के बराबर होगा। B पॉइंट तक पहुंचने में कौन सी साउंड ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? S1 से आने वाली। और पार्ट डिफरेंस कितना हो गया B पॉइंट पर? तो B पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस होगा D, एंड D है 4 लैम्डा के इक्वल। इसी तरह से इस D वाले पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस भी 4 लैम्डा के इक्वल होगा, दोनों सोर्सेज के बीच के सेपरेशन के बराबर होगा। अब अगर हम यहाँ नंबर ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट करें तो मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा, इस पूरे सर्कल में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा हमें बताने कितने होंगे। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 से अगर इधर आगे बढ़ूंगा तो पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ 4 लैम्डा, फिर इधर जाऊंगा तो घटते घटते वापस 0, फिर बढ़ रहा है घट रहा है इस तरह से। तो यहाँ कहीं मुझे पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा मिलेगा, यहाँ 2 लैम्डा और यहाँ 3 लैम्डा मिलेगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट में मुझे 3 जगह मैक्सिमा मिले ना, ऐसे हर क्वाड्रेंट में 3 जगह मैक्सिमा मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा 3 × 4 क्वाड्रेंट, प्लस यहाँ भी तो मैक्सिमा मिला था इन चारों पॉइंट पर A B C D पर, तो 4 मैक्सिमा और मिले, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा हो गए 16। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा विल बी इक्वल टू 16। ये इसका एक आंसर। अब टोटल नंबर ऑफ मिनिमा निकालने हो तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा बनता है। तो एक मिनिमा हमें यहां पर मिलेगा जहां 0.5 लैम्डा होगा, एक मिनिमा यहां मिलेगा, एक मिनिमा यहां और एक मिनिमा यहां। तो किसी भी एक क्वाड्रेंट में 4 मिनिमा मिले, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ मिनिमा भी 16 ऑब्टेन होंगे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू 16। इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे, बाय।